हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स में बहुत-बहुत स्वागत है। यह हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों ने नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हमको एग्जाम क्लियर करना है तो हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाते हैं और इसको देखने के लिए क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए जाते हैं तो हमको लोग प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी देखना बहुत जरूरी है। तब हमको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से पुटअप करना है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चूंकि एक्यूरेंसी बहुत जरूरी है। अगर हम प्रीवियस ईयर की एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत ही दिक्कतें आगे आ सकती हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी तक ऑपरेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज क्या है, हमारा न्यू टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुचर्स। सुचर्स आज हम लोग तैयार स्टार्ट करेंगे। सुचर्स भी बहुत जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन में। कभी न हमेशा एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, आइए टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है सुचर्स, सर्जिकल सुचर्स। आज का जो अपना टॉपिक है क्या है, सर्जिकल सुचर। सर्जिकल सुचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, चाहे एम्स हो जाए या राज्य सरकार की कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं सुचर से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग के सामने हम और आप सब मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सर्जिकल सुचर। सुचर से होता क्या है हम लोग को एक बार जान लेना चाहिए, सुचर से होता क्या है। सुचर वह मटेरियल है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, घाव को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, घाव को जोड़ते हैं। या ऑपरेशन के बाद जो हम लोग टाका लगाते हैं वो किससे लगाते हैं, सुचर से ही लगाते हैं। सुचर क्या होता है, घावों को जोड़ने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, सुचर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सुचर जो होता है वो दो टाइप का होता है। अगर उसका टिश्यू बिहेवियर देखा जाए तो वो दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, एब्जॉर्बेबल होता है। क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पहला क्या होता है, एब्जॉर्बेबल होता है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। ठीक है, सूचर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर उनका बिहेवियर देखा जाए, टिश्यू बिहेवियर, पहला क्या होता है, एब्जॉर्बेबल होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है वह सूचर होते हैं जो अपने आप बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बॉडी क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल जो होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। जब घाव भर जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ये सूचर रिमूव करना पड़ता है। और जो एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं उसे रिमूव नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक शरीर क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक, आइए देखते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स में क्या क्या आ सकते हैं। एब्जॉर्बेबल सूचर्स में जो होता है, पहला क्या हो जाएगा, कैटगट। कैटगट जो होता है वो किस में आता है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आते हैं। इसमें प्लेन भी होता है और क्रोमिक होता है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूचर्स में पहला क्या हो जाएगा, कैटगट हो जाएगा। दूसरा क्या है, पीडीएस। दूसरा क्या होता है, पीडीएस। पीडीएस को भी बोलते हैं शायद पॉलीडॉक्सानॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली
डेक्सानॉन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एब्जॉर्बेबल सूचक में क्या आ जाएगा? पीडीएस आ जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? डेक्सॉन है। क्या है? डेक्सॉन। ये भी किस में आएगा? एब्जॉर्बेबल सूचर्स में आएगा। इसको बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड किसको बोलते हैं? डेक्सान को बोलते हैं। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। डेक्सान को क्या बोलते हैं? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं। और उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या आता है? वाइक्रिल। वाइक्रिल जो होता है, ये भी क्या होता है? एक प्रकार का एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। पॉली वाइक्रिल क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। और इसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लैक्टिन बोलते हैं। पॉलीग्लैक्टिन। पॉलीग्लैक्टिन 910। ठीक है, ये जितने भी सूचर्स होते हैं, चाहे कैटगेट हो गया, पीडीएस हो गया, डेक्सान हो गया, वाइक्रिल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एब्जॉर्बेबल सूचर्स के अंतर्गत आते हैं। और एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होते हैं? वो अपने आप क्या हो जाते हैं? शरीर में डाइजेस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इनका उपयोग कहाँ करते हैं? बॉडी के इंटरनल पार्ट में करते हैं। ठीक, अब हमने ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उनके लिए किसका यूज करते हैं? एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज करते हैं, ताकि दोबारा हमको उसे कट ना करना पड़े। अब बॉडी भाई एक बार पैक हो गया, तो फिर से कट करके अंदर की सूचर रिमूव करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसा सूचर वहां पे यूज करेंगे जो क्या करे? आपस में बिना कोई रिमूव करे ही क्या हो जाए? गल जाए। बॉडी को जितने बॉडी देखो होता है, सपोज सपोज दैट ये हम लोग चीरा लगा दिए। अब क्या करेंगे? इस सूचर के साथ क्या करेंगे? इसे सिल देंगे। जब सिल देंगे, ये जो दोनों लेयर हैं, ये कहा जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। जब ये मिल जाएगा, और ये सूचर भी क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और दूसरा क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स वो सूचर होते हैं जिसे टाका तो लगाते ही हैं, बाद में हमको घाव भरने के बाद क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। इसमें आ जाता है, जैसे पहला है कॉटन, ऑब्लिक में लिनेन। ठीक, कॉटन या लिनेन जो होता है, ये क्या होता है? नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। अगर इससे हम कहीं का किसी को टाका लगाएंगे या सिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? एक समय बाद क्या करना है? जब घाव भर जाएगा, तो हम लोग को कट करके इसे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? सिल्क। सिल्क क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक नॉन एब्जॉर्बल होता है, सूचर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इसको भी रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रोलीन। प्रोलीन को भी हम लोग क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या? पोलियामाइड। क्या होता है? पोलियामाइड। पोलियामाइड को भी हम लोग क्या करते हैं? जब घाव भर जाता है, तो इसको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? डेक्रॉन। डेक्रॉन को भी हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। डेक्रान को ही बोलते हैं टेरेलिन बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक होता है स्टेनलेस स्टील का वायर आता है। ठीक, वो भी क्या करते हैं? एब्जॉर्बल नॉन एब्जॉर्बल सूचर के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें क्या हो गया? पहला क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेबल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर्स का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बॉडी के इंटरनल पार्ट में करते हैं। ये क्या होता है? अगर एक बार टाका लगा दिया, तो इसको रिमूव करने की जरूरत
नहीं होती है, इसको बॉडी अपने आप ही क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और दूसरा क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है, इसको क्या करते हैं, टाँका लगाते हैं, मगर जब घाव भर जाता है तो इसको क्या करते हैं, हमको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए, इसको रिमूव करते हैं। ये हो गया, इसकी जो बिहेवियर होती है उसके अनुसार 2 प्रकार का होता है। और क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के आधार पे भी होता है, ठीक? इसके स्ट्रक्चर के आधार पे भी इसका विभाजन हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, मोनोफिलामेंट। पहला क्या है, मोनोफिलामेंट। दूसरा क्या है, मल्टीफिलामेंट। अगर हम सुचर को देखेंगे तो ये अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, मोनोफिलामेंट है, दूसरा क्या है, मल्टीफिलामेंट है। देखिए, इसके वर्ड से ही समझ में आ जाएगा क्या है, मोनो। मोनो मतलब सिंगल, मल्टी मतलब बहुत से, ठीक है? और क्या है, फिलामेंट। जो एक फिलामेंट से मिलके बना होगा उसे क्या करते हैं, मोनोफिलामेंट बोलते हैं। और जो अधिक फिलामेंट से मिलके बना होता है उसे क्या बोलते हैं, मल्टी फिलामेंट बोलते हैं, ठीक? जैसे अगर हम सूचर को देखेंगे, अगर कट करेंगे, सपोज दैट ये सूचर है, अगर इसे कट करेंगे तो आपको दिख जाएगा मोनोफिलामेंट क्या होता है। जैसे देखिए, मोनोफिलामेंट क्या होगा, वो ऐसे रहेगा, ठीक? वो सिंगल फिलामेंट के रहेगा। और जो मल्टी फिलामेंट रहेगा उसमें कई फिलामेंट ऐसे पाए जाएंगे, कई फिलामेंट पाए जाते हैं। जैसे धागा हो गया, लस्सी जो हम लोग करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, उसमें कई फिलामेंट पिरोए रहते हैं, ठीक है? तो मोनोफिलामेंट क्या होता है, मल्टी फिलामेंट क्या होता है। मोनोफिलामेंट जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड धागे से बना होता है। जो मल्टी फिलामेंट होता है वो कई धागों से मिलके बना होता है। मोनोफिलामेंट क्या होता है, ये कभी इन्फेक्शन काज नहीं करता। और मल्टी फिलामेंट जो होता है उसमें इन्फेक्शन काज करने की क्षम वो होती है, क्योंकि देखिए, ये इसमें कई फिलामेंट हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे, ठीक है? अब बीच में स्पेसेस रहते हैं, बीच में जो स्पेस रहते हैं हो सकता है यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इसे इस तरह के धागे का उपयोग, सूचक का उपयोग हम लोग घाव में नहीं करते हैं। जहाँ पे घाव वगैरह होता है, इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे हम लोग इस प्रकार के फिलामेंट सूचक का यूज नहीं करते। आइए, जैसे मोनोफिलामेंट के अंतर्गत आ जाएगा, कैटगट आ जाएगा, पीडियस आ जाएगा। कैटगट, कैटगट आ गया, पीडियस आ गया, ठीक है? ये क्या है, सब मोनोफिलामेंट है। या पोलियामाइड हो गया। पोलियामाइड भी क्या है, एक प्रकार का मोनोफिलामेंट होता है। प्रोलीन हो गया, प्रोलीन। प्रोलीन भी क्या है, एक क्या है, मोनोफिलामेंट होता है। या डेक्रान, डेक्रान भी क्या होता है, मोनोफिलामेंट होता है। ये सब क्या होते हैं, मोनोफिलामेंट होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड धागे से मिलके बना होता है। और उसके बाद मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट में क्या आ जाएगा, डेक्सॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेक्सॉन। डेक्सॉन क्या है, मल्टी फिलामेंट है। और क्या हो जाएगा, वाइक्रिल।
वाइक्रिल क्या है? वाइक्रिल क्या हो जाएगा? मल्टी फिलामेंट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? कॉटन या लीलन। कॉटन लीलन देखते हैं ना, कई आपको स्ट्रैंड धागाएं दिख जाएंगी, ठीक है। ये सब क्या है? मल्टी फिलामेंट होते हैं। मल्टी फिलामेंट में कई प्रकार की स्ट्रैंड धागा आपको मिल जाएगा। डेक्रोन, सिल्क, ये सब क्या हो जाते हैं? मल्टी फिलामेंट के अंतर्गत हो जाते हैं, ठीक। अभी तक हम लोग क्या समझा है? अगर स्ट्रक्चर के आधार पे सूचर्स को देखेंगे तो कितने टाइप को होते हैं? दो टाइप को होते हैं। कौन सा हो जाएगा? मोनोफिलामेंट हो जाएगा, मल्टी फिलामेंट हो जाएगा। मोनोफिलामेंट में क्या होता है? जो सिंगल स्ट्रैंड धागा है उससे फिलामेंट से मिलके बना होता है, उसे मोनोफिलामेंट बोलते हैं। जो कई फिलामेंट से मिलके बना होता है उसे क्या बोलते हैं? मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। और दूसरा बात क्या हम लोगों ने समझा था? जो सूचर्स होते हैं वो भी दो टाइप की बिहेवियर की तरह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एब्जॉर्बेबल सूचर। दूसरा क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या है? वह सूचर्स है, वह प्रकार का सूचर्स है जो बॉडी अपने आप क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वह सूचर होता है जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। जब घाव सूख जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है, ठीक। चलिए, अब इतना तक हम लोगों ने समझ लिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखते हैं क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन पे अब चला जाए। हम्म देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? गर्दन के टाके निकालने के लिए दिन होते हैं। मतलब गर्दन में घाव वगैरह हुआ है, हम लोगों ने टाका लगाया। अब वो टाका कब निकालना है? कितने दिन में वो टाका निकलेगा? यही हम लोगों को बताना है, ठीक है। गर्दन का जो टाका होता है वो लगभग 7 से 10 दिन में निकालते हैं। कितने दिन में निकालते हैं? 7 से 10 दिन लग जाता है इसको रिमूव करने में। और दूसरा बात क्या है? इस डिपेंड करता है घाव कितनी जल्दी हील हो रहा है। अगर घाव हील नहीं हुआ तो 10 दिन से भी ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। मतलब उसका एक औसत वो होता है, वो 7 से 10 दिन पे होता है। ये डिपेंड करता है घाव की, डिपेंड करता है पेशेंट का घाव कैसा है। अगर किसी को जैसे शुगर वगैरह हुआ है तो उसका घाव जल्दी नहीं पूछता, तो और समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है घाव की कंडीशन क्या है। मगर नॉर्मली अगर एक मानक देखा जाए तो 7 से 10 दिन में टाका निकाल दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सर्जिकल आर टाइड टू इंश्योर दैट ligature and suture remains in place and do not slip or unravel। सर्जिकल को यह सुनिश्चित करने के लिए बांधा जाता है कि पट्टी और टाके अपनी जगह पर बने रहें या फिसले या खुले ना। मतलब वो जो होता है, जो टाका लगाते हैं हम लोग, ठीक, जो सुचरिंग करते हैं, उसको क्या क्या ऐसी विधि करते हैं जिसके कारण वो जो सुचर्स होते हैं वो कहीं फिसलते नहीं, खुलते नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? थ्रेडिंग करते हैं? नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? नोट्स, गांठ बांधते हैं, ठीक है। जब सुचर को हम लोग लगाएंगे, गांठ बांधते हैं ना, गांठ किस लिए बांधते हैं? ताकि वो जो चीजें हैं वो खुले ना, अपने स्थान से कहीं और न जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गांठ, नोट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टाइमिंग ऑफ सुचर रिमूवल फॉर फेस। अगर हम फेस में सुचर लगाए, वो कितने दिनों बाद हमको निकालना पड़ता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है और यही हमको बताना है, ठीक है। जो चेहरे के लिए हम लोग सुचरिंग करते हैं
और उसको रिमूव करते हैं, वो क्या होता है मोस्टली 3 से 5 दिन में रिमूव करते हैं। चूँकि अ, और जगह की तुलना में चेहरे के जो घाव होते हैं वो जल्दी सूखते हैं। बस दूसरी बात क्या है वो घाव पे भी डिपेंड करता है, घाव कम है या सूख गया है, घाव की कंडीशन क्या है, उस पे हम लोग क्या करते हैं सुचर के रिमूव करते हैं। मगर मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 3 से 5 दिन में उसको क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिवाइस आर यूज्ड टू रिमूव ब्लड, फ्लूइड एंड डिब्रीज फ्रॉम ऑपरेटिव साइट। वह कौन सा डिवाइस है, ठीक है, उपकरणों का उपयोग ऑपरेटिव साइट से रक्त द्रव मलबे को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पे फ्लूइड्स वगैरह आ गए, ब्लड आ गए, तो उसको ऑपरेशन के दौरान कैसे हटाएंगे उस जगह से साइड से। जैसे एलएससीएस कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बह गया, खूब निकल गया, तो उसे क्या करेंगे, क्या कोई बर्तन से लेकर ऐसे निकालेंगे, नहीं ना। तो कोई ऐसी विधि होगी जिस विधि के द्वारा उस ऑपरेशन साइट से जितने फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, उनको किस विधि द्वारा हटाया जाता है वहां से। पहला क्या है क्लैंपिंग अक्लोडिंग। क्लैंपिंग अक्लोडिंग का मतलब क्या होता है, क्लैंप करना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रंग हो जाएगा। उसके बाद क्या है सक्शनिंग एंड एस्पिरेशन, एस्पिरेटिंग, ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सक्शनिंग ही होता है, सक्शन करते हैं हम लोग। सक्शन मशीन के द्वारा क्या करते हैं, वहाँ के फ्लूइड जो होते हैं पूरा सक कर लिए, सक्शन मतलब चूसना, सक कर लेना, ठीक है। तो वो क्या करता है प्रेशर से पूरा सक्शन मशीन जो होता है उसमें नली होती है, पाइप होती है, हम लोग पाइप लगा देते हैं तो पूरा वहाँ का फ्लूइड जो होता है पूरा सक कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, सक्शनिंग। और सुचरिंग एंड स्टेपलिंग ये गलत हो जाएगा भाई। सुचरिंग काम क्या है, सिलना होता है, तो सिलने के लिए नहीं कहा गया है, ब्लड फ्लूइड को हटाने के लिए कहा गया है। कटिंग एंड डिसेक्टिंग ये भी कहा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, काटने के लिए पूछा नहीं गया है, ठीक। बोला क्या गया है, हटाने के लिए बोला गया है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां। आर यूज्ड टू कट अदर टिश्यूज एंड sutures। किस चीज का उपयोग अन्य ऊतकों टाकों को काटने के लिए किया जाता है। मतलब पूछा गया है, इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा उपयोग करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं टाकों को काटने के लिए और टिश्यू को काटने के लिए। पहला क्या है, सीजर से है, उसके बाद ब्लेड है, उसके बाद क्या है फॉरसेप्स है। इन चीजों में देख कर आप बताइए क्या यूज करते हैं। पहला जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, सीजर्स। सीजर्स दिया गया है ना, तो सीजर्स का काम क्या है, सीजर्स का काम है काटना। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी टाके को काटने के लिए, टिश्यू को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सीजर्स का उपयोग करते हैं। ब्लेड क्या है, इंसिजन लगाना होता है, ठीक है, घाव लगाना होता है। तो ये कट करने के लिए इसका उपयोग नहीं करते, इंसिजन लगाते हैं बॉडी में। और दूसरा क्या है फॉरसेप्स, फॉरसेप्स का भी यूज नहीं करते हैं। फॉरसेप्स का यूज बहुत अलग होता है, किसी चीज को होल्ड करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, एक्सपोज करने के लिए भी कभी कभी यूज कर लेते हैं फॉरसेप्स का। तो फॉरसेप्स का यूज है मगर काटने का यूज में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आईलेस सुचरिंग नीडल्स आर कार्ड। आंख रहित सिवनी सुइयों को क्या कहा जाता है। आंख रहित, ठीक है, उसमें आंख नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, आंख। वह सूचक होता है जिसमें आंख नहीं पाया जाता है। ऐसे सूचक को क्या कहते हैं, आंख का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं, बना लेते हैं।
नीडल है ना, सुई है, सुई दो टाइप को हो जाती है, एक ये हो गई और एक क्या होगा, देखिए, एक होता है ट्रामेटिक, एक होता है अट्रमेटिक, ठीक है, एक में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आई, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सूचर्स को डालते हैं, जैसे सिलाई वगैरह करते हैं, तुरपाई करते हैं, लोग क्या करते हैं, इसमें धागा डाल के कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं, और तो इसे क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, आई लेस, मतलब उसमें आई नहीं रहेगा। तो एक होता है ये, देखिए ये क्या होता है, इसमें सूचर इसी में जुड़ा रहता है, अलग से डालना नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या है, आई, इसमें आई रहता है और इसमें क्या होता है, आई नहीं रहता। होता क्या है, जिसमें आई रहता है वहां पे डी, जो उसका टेल जो होता है वहां पे थोड़ा सा चौड़ा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ की इसकी साइज होती है वो चौड़ी होती है, इसमें चौड़ी साइज नहीं रहती। तो क्या करता है ये, ट्रामेटिक होता है, क्या होता है, ट्रामेटिक होता है, इसमें घाव ज्यादा होता है, इसमें घाव कम होता है, क्योंकि यहाँ साइज बहुत कम रहती है। तो कम, जितना भाग छोटा पतला साइज रहेगा उतना ही कम घाव करेगा। तो वही पूछ रहा है, आइलेस सुचरिंग क्या होती है, तो आइलेस सुचरिंग क्या होती है, जो कम ट्रामा फैलाती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, राउंड बॉडी नीडल, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अट्रामेटिक नीडल से ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्व कटिंग निडल, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। टेपर कट निडल्स, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ मल्टी फिलामेंट सुचर मटेरियल। मल्टी फिलामेंट सुचर मटेरियल की एडवांटेज हमको बताना है, ठीक है। मल्टी फिलामेंट सुचर मटेरियल की क्या बताना है, एडवांटेज बताना है। क्या उसकी एडवांटेज हो सकती है, पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, देखिए, रिजल्ट बहुत तुम तक सीवन सामग्री निम्नलिखित से क्या लाभ है, रिजल्ट इन कंसीडर्ड बाय बेटर नोट होल्डिंग सिक्योरिटी, बहु तंतु सीवन सामग्री का निम्न में से क्या लाभ है। ये शायद इसका जो है, जो हिंदी वर्जन है ये रॉन्ग दे दिया गया है, ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इट डज नॉट इम्पेयर पासे थ्रो टिश्यू लो कैपिलरिटी, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नॉन फ्लेक्सिबल मोनोफिलामेंट सुचर, देखिए जो मल्टी फिलामेंट सुचर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। मोनोफिलामेंट सुचर की तुलना में वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जल्दी टूटते नहीं। तो उनका क्या होता है, उनसे अच्छे से क्या होता है, उनका गांठ बनाया जाता है, उनका गांठ क्या होता है, अच्छे से बनता है, मजबूती से बनता है, जो खुलता नहीं है। तो उनका गांठ जो होता है क्या होता है, मजबूत बनता है। तो रिजल्ट इन कंसीडर्ड बेटर नॉट होल्डिंग सिक्योरिटी, तो यही इसका राइट आंसर होता है। ओके, इट डज नॉट इम्पेयर थ्रू द पॉजिटिव, या ऊतक के माध्यम से पथ को विकृत नहीं करता, ये भी क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। निम्न कैसी तत्व, ये भी रंग हो जाएगा। एक तंतु सिवनों को अपेक्षा लचीला नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, रिजल्ट इन कंसीडर्ड बाय बेटर नॉट होल्डिंग, ये क्या करते हैं, अच्छे से गांठ को होल्ड करता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इन करेक्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? चार विकल्प दे दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों को पढ़ना है, समझना है, तो हमको तय करना है कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन क्या है राइट है। पहला ऑप्शन क्या है? कैपिलरी सुचर मटेरियल शुड नॉट बी यूज्ड इन्फेक्टेड साइट। जो कैपिलरी सुचर मटेरियल्स होते हैं उनको इन्फेक्टेड साइड में यूज नहीं करना चाहिए। ये जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है ये तो सही है, तो इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। कैपिलरी सुचर मटेरियल शुड नॉट बी यूज इन्फेक्टेड साइट, शुड नॉट नहीं शुड बी इन्फेक्टेड साइट, ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कैपिलरी सुचर मटेरियल को इन्फेक्टेड साइड में यूज नहीं करते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कैपिलरी सुचर मटेरियल आल्सो डू नॉट काज इन्फेक्शन। क्या कैपिलरी सुचर मटेरियल होते हैं वो इन्फेक्शन को काज नहीं करते? ये गलत हो जाएगी जो कि कैपिलरी सुचर मटेरियल होते हैं इन्फेक्शन को काज कर देते हैं कभी कभी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या क्या आएगा? कैपिलरी सुचर मटेरियल डू नॉट कैरी बैक्टीरिया। अब जब इन्फेक्शन कर ही रहा है तो क्या करेगा? बैक्टीरिया को भी कैरी करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैपिलरी सुचर मटेरियल जो होता है उसको हम लोग घाव में इन्फेक्शन साइड में यूज नहीं करते क्योंकि उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया फैलने की चांसेस अधिक रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पॉलीग्लैक्टिन इज, पॉलीग्लैक्टिन है, पॉलीग्लैक्टिन है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीग्लैक्टिन को किस नाम से भी जाना जाता है? पहला क्या है? मोनोक्रिल, मोनोक्रिल नाम से नहीं जाना जाता। उसके बाद क्या है? वाइक्रिल, जी हाँ, वाइक्रिल को ही पॉलीग्लैक्टिन 910 के नाम से जाना जाता है। तो वाइक्रिल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डेक्सॉन है ना, डेक्सॉन को किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? प्रोलीन, प्रोलीन क्या होता है? पॉलीप्रोपिलीन होता है, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो प्रोलीन भी पॉलीग्लैक्टिन के नाम से नहीं जाना जाता, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो वाइक्रिल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर्जिकल सिल्क सुचर मटेरियल, सर्जिकल सिल्क सुचर मटेरियल, जो सर्जिकल सिल्क के सुचर मटेरियल बने होते हैं वो क्या होते हैं? वो नेचुरल एब्जॉर्बेबल होते हैं या होमोलोगस सुचर होते हैं या कोलेजन सुचर होते हैं या नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं? जो सर्जिकल सिल्क जो होता है वो क्या होता है? नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो सर्जिकल होते हैं, जो सिल्क मटेरियल के सुचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं। इनको क्या कहते हैं? बॉडी के स्किन या ऊपरी साइड में हम लोग यूज करते हैं ताकि घाव भरने के बाद उसको क्या करें? रिमूव कर सके। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक बार आप लोग पढ़ लीजिए।
वेयर इज हॉरिजेंटल मैट्रेस सुचर नॉट यूज। क्षैतिज गद्दा सिमनी का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो होता है सुचरिंग का तरीका एक होता है, हॉरिजेंटल होता है, या कई प्रकार के सुचरिंग के तरीके होते हैं। इसमें से जो होता है पहला मैट्रेस सुचर, हॉरिजेंटल मैट्रेस सुचर जो होता है, ये किस जगह नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है, एब्डोमेन, एब्डोमेन में कर सकते हैं, चेस्ट में कर सकते हैं, फोर आर्म्स में कर सकते हैं, बल्कि स्किन में नहीं कर सकते हैं। तो स्किन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रहा है। विच काइंड ऑफ सुचर्स आर यूज इन स्टमक एंड जेजुनम। पेट और जेजुनम में किस प्रकार के टाके का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के टाके का उपयोग करते हैं पेट में और कहाँ पे, जेजुनम में। पेट और जेजुनम क्या होता है, स्टमक, स्टमक। ठीक है, स्टमक के आगे कहा जाएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जेजुनम। तो इसमें किस प्रकार के टाके का उपयोग करते हैं। पहला क्या है, कॉन्टिन्यूअस सुचर। उसके बाद क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रेस सुचर, सिंपल इंटरप्टेड सुचर, सिंपल रिवर्टिंग सुचर जो होता है। इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सुचर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सुचर क्या होते हैं, जैसे ये घाव है, एक बार यहाँ से करते करते ऐसे ऐसे लाए जाएंगे, लास्ट में नोट हम लोग बना देते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टाके होते हैं, सुचर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलीन क्या है। प्रोलीन क्या है, अभी हम लोगों ने प्रोलीन पढ़ा है। एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल में हमने कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रोलीन, प्रोलीन क्या है, क्या एक फिलामेंट है। फिलामेंट नहीं, सुचर है। ठीक, दूसरा का एन नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है, या पॉलीफिलामेंट है, या वीक सुचर है। जो प्रोलीन होता है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। प्रोलीन क्या है, एक प्रकार का नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है। क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है। बल्कि ये पॉलीफिलामेंट नहीं होता, ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड फिलामेंट से बना होता है। ठीक, अगर यहाँ पे मोनोफिलामेंट होता तो वो भी हो सकता है राइट आंसर हो जाता, मगर यहाँ पॉलीफिलामेंट कहा गया, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, वीक सुचर, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज कलेक्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नमूना आंत के संक्रमण के निदान को एकत्रित किया जाता है। पहला क्या है, स्टूल, उसके बाद यूरिन, उसके बाद क्या, नाखून, एंड स्पेटुम। क्या होता है, स्पुटुमम। ठीक है, स्पुटम को भी नहीं ले सकते, थूक है। जो क्या इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, डायग्नोज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहा गया है ना, तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टूल का जांच कराते हैं। ठीक है, स्टूल का जांच कराते हैं, अगर हमारे इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन स्टूल में भी पाया जाता है, ना कि यूरिन में पाया जाएगा। इंटेस्टाइन से यूरिन से कोई रिलेटेड ज्यादा नहीं, नाखून से कोई मतलब नहीं है, थूक से भी
कोई मतलब नहीं। जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टूल में अगर कोई इन्फेक्शन पाया गया तो समझ लिया जाता है कि हो सकता है इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन हो। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement state a journal considered that followed in regard to collection of any specimen for patient? All sample must be labeled with patient name and date, time of collection. The specimen should be obtained after any drug therapy, antibiotic treatment. निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोगी से नमूना एकत्रित करने के संबंध में विचारणीय है? पहला कथन क्या है, देखिए इसमें कथन और कथन दोनों कथन को हम देखेंगे, कौन सा कथन सही है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, सभी नमूनों पर रोगी का नाम, संग्रहण तारीख, समय अंकित होना चाहिए। जी हाँ, अगर हम कोई नमूना ले रहे हैं, कोई जांच के लिए कुछ ले जा रहे हैं, ब्लड हो गया, कोई सैंपल हो गया, अगर हम कोई सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल पे क्या करते हैं, पेशेंट का नाम लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, किस डेट पे हम लोगों ने सैंपल को लिया है, ठीक है, और समय भी उस पे क्या करते हैं, लिखते हैं, इतने बजे हम लोगों ने सैंपल लिया है। हो सकता है उसका एज भी लिख लेते हैं, जेंडर भी लिख लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये तो हम लोग अगर कोई सैंपल लेंगे तो ये तो करना पड़ेगा। इसका मतलब ए नंबर का जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो तो राइट है, कथन जो पहला कथन है वो सही दिख रहा है। और दूसरा कथन देखिए क्या है, नमूना किसी भी दवा, चिकित्सा या एंटीबायोटिक उपचार के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। जैसे हमको सपोज दैट टाइफाइड हो रहा है, अब हम दवा वगैरह कुछ खा लिए, सब कुछ खा पी के हमारा बुखार वगैरह सब समाप्त हो गया, क्या तब हम लेंगे? नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक के असर से वहाँ का जो जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उस पे इफेक्ट आता है, इसलिए बिना एंटीबायोटिक दवाएं खाए, ठीक है। बिना दवा को यूज करने से पहले ही हम लोग किसी भी सैंपल को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कि डॉक्टर पास गए, अच्छा पहले डॉक्टर दवा लिख दिया, जाओ 2-4 महीना खा के आओ तब जांच कराएंगे, ऐसा तो होता नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे वो देखेगा तो वो क्या करेगा, जांच पहले लिखेगा। पहले जांच लिखते हैं, तब देखते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हो, पहले क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस करने के बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि ट्रीटमेंट करने के बाद डायग्नोसिस करते हैं। तो ये ऑप्शन, ये दो कथन नंबर 2 क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कथन नंबर 1 ही, स्टेटमेंट नंबर 1 ही क्या है, राइट है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कहीं दिया गया है, इसमें क्या है, ऑप्शन पहला में क्या है, ओनली 2, क्या दूसरा नंबर कथन सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1, क्या पहला नंबर कथन सही है? जी हाँ, पहला नंबर कथन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एन दोनों कथन सही है? नहीं, ना इधर ना तो एक ना तो दो, नहीं, पहला तो कथन सही ही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तो आगे के सवाल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।